रेपो रेट में वृद्धि करने के बाद तमाम तरह के कर्ज महंगे हो गए हैं। ब्याज दरों में ये जो बढ़ोतरी का सिलसिला है अभी भी आगे जारी ही रहने वाला है, ऐसे ही आसार भी नजर आ रहे हैं। तो अगर आप भी घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं होम लोन लेकर, तो समझिए कि आप अपने लिए बेस्ट डील कैसे वर्कआउट कर सकते हैं और बैंक और फाइनेंस कंपनियों को की जो शुल्क होते हैं उन पर आप किस तरह से बार्गेन कर सकते हैं। अगर आपको भी अभी तक लग रहा था कि इन पर बार्गेनिंग नहीं हो सकती, तो ऐसा नहीं है। loanformsme.com के फाउंडर अमित कुमार तंवर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी बहुत लंबे समय तक बैंकर भी रहे हैं, इसलिए अमित जी को हम बार बार लाते हैं। थैंक यू सो मच अमित जी, आज आपने वक्त निकाला फिर से एक बार मनी9 के लिए। अब घर खरीदना जो है वो बहुत बड़ा फैसला होता है लोगों के लिए, और अब होम लोन जो है इसने इसको और आसान बना दिया है कि आपके पास उतनी रकम नहीं, आप होम लोन लीजिए और अपने घर का सपना पूरा कर लीजिए। तो होम लोन लेते वक्त वो कौन सी बातें हैं जिन्हें आप कहते हैं कि इन पर आपको गौर फरमाना चाहिए होम लोन की डील फाइनल होने के पहले? देखिए प्रियंका, भारत एक नौजवान देश है। लाखों युवक युवतियां हर साल जो है नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं, हर साल जो है काम कर रहे हैं। उनके पास एक अच्छा खासा इनकम भी होता है। उस अच्छे खासे इनकम के साथ आपकी एम्बिशंस भी आएंगी, एस्पिरेशंस भी आएंगी, और सबसे पहले अब चूंकि एक घर बन गया इन्वेस्टमेंट का जरिया, अब घर एक घर नहीं रहा। अब माँ बाप भी हर कोई कहता है कि भैया पैसा इन्वेस्ट कर दो। तो सबसे पहले का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में क्या? घर। तो घर खरीदने के लिए, और फिर बहुत सारे लोग ये भी समझाते हैं कि भाई टैक्स सेविंग का भी जरिया है। तो होम लोन इंपॉर्टेंट तो बनी गया है घर खरीदने के लिए, साथ साथ टैक्स सेविंग का जरिया भी है। कुछ लोग इसको जो है पैसे को जो है बिजनेस में भी लगा देते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि घर खरीदना है, आपके पास इनकम है, नौजवान कंट्री है, लाखों लोग करोड़ों लोग जो है भारत के एस्पिरेशंस रखते हैं, और हमारी होम लोन के जरिए उनकी एक घर की चाहत पूरी हो रही है, और बैंक्स ऐसे लोगों को लोन खूब धड़ल्ले से दे भी रहे हैं। लेकिन एक चीज जो आड़े आ रही है अमित जी, वो है कि अब हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो बढ़ने शुरू हो गए हैं, और अभी तक जो इंडिकेशन मिल रहे हैं कि अभी आगे भी बढ़ते रहेंगे। तो अब बैंक्स जो हैं आपको लोन जो है 3 तरह से देते हैं, उस पर ब्याज जो वसूलते हैं। एक होता है फिक्स्ड ब्याज जो वसूला जाता है, एक होता है फ्लोटिंग, और अब तीसरा विकल्प हाइब्रिड भी आ गया है। अगर कोई लोन लेने की तैयारी कर रहा है तो आप किसे कौन सा ऑप्शन चूज करने के लिए कहेंगे? किसके लिए फिक्स्ड ब्याज लेना सही है, किसके लिए फ्लोटिंग, और किसके लिए एक हाइब्रिड लोन अच्छा होगा? और इन तीनों को जरा एक्सप्लेन भी कर दीजिए। मैं तो ब्रीफली बड़ा जल्दी लेता हूँ इसको। देखिए, कस्टमर के पास ये ऑप्शंस पहले से भी थे। जनरली बैंक्स जो है फिक्स्ड रेट का ऑप्शन और फ्लोटिंग रेट का ऑप्शन तो देते ही ना। 90% लोग जो है फ्लोटिंग रेट की तरफ जाते हैं, और जो है कुछ लोग फिक्स्ड रेट की तरफ जाते हैं। बाकी जो है बचे हुए कुछ लोग कहते हैं कि भाई अगर जैसा भी इंटरेस्ट रेट राइजिंग सिनेरियो बना हुआ है, उस केस में हाइब्रिड का ऑप्शन ले आते हैं लुभाने के लिए नए कस्टमर को बैंक्स। अब उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी हाइब्रिड की बात कर लेते हैं। हाइब्रिड में क्या करेंगे भाई, 1, 2 या 3 साल के लिए आपका रेट फिक्स रहेगा, उसके बाद में आपका फ्लोटिंग रेट हो जाएगा। फिर फ्लोटिंग रेट आपका जो है कोई भी एक एक्सटर्नल बेंचमार्क होगा, रेपो रेट है या कोई भी सीडी रेट है, उसके साथ में जो है आपका जो है बेंचमार्क के साथ में लिंक कर दिया जाएगा। स्प्रेड का ध्यान रखिए। तीसरी चीज जो है, जो फिक्स्ड रेट है, इसका ये बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है जब खास तौर पर इंटरेस्ट रेट काफी सस्ते होते हैं। जैसे अभी करीब करीब जो है साल भर पहले तक ही इंटरेस्ट रेट जो है 6 से 7% के बीच में था होम लोन का। तो उस वक्त ये बेस्ट ऑप्शन था फिक्स्ड रेट का। अब उसके बाद में 2% इंटरेस्ट रेट बढ़ चुके हैं, और लगभग ऐसी उम्मीद है कि एक मैक्सिमम साइड पे अगर बात करूं तो 1% तक और बढ़ सकता है अभी होम लोन का इंटरेस्ट रेट, क्योंकि महंगाई दर जो है काबू नहीं कर पा रहा है आरबीआई। तो अल्टीमेटली उसके पास यही हथियार है, और अभी एक इमरजेंसी टाइप की एक मीटिंग एमपीसी की वो भी होने जा रही है, मॉनेटरी कमेटी की मीटिंग। तो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ उसका भी आउटकम रहेगा कि भाई ये चीज हम महंगाई हमें ये 4 स्टेप और लेने, तो असर और जो है आ सकता है, कहीं ना कहीं रहेगा। अब इसमें जो है कस्टमर को पिंच फील होगा ही होगा। तो ऐसे केस में क्या करें? ऐसे केस में सबसे पहले आप जो है हाइब्रिड की कोशिश कीजिए कि अगर आपको कोई अभी टीजर रेट दे दे
उसमें टीजर रेट में सपोज कीजिए आपको 8% पे या 7.75% पे आज की तारीख में 1 साल या 2 साल या 3 साल का रेट अवेलेबल हो रहा है, तो आपको डेफिनेटली उसको ऑप्ट इन कर लेना चाहिए। और बाद में आप जो है जैसा भी आपको लगे कि भाई अब हमारे इंटरेस्ट रेट स्टेबलाइज हो गए हैं, डाउनवर्ड ट्रेंड आ गया है, तो आप उसके हिसाब से नेक्स्ट फेज ऑफ प्लानिंग कर सकते हैं। तो अमित जी, एक सवाल ये है कि अगर मैंने एक बार मान लीजिए फिक्स चुन लिया तो क्या मैं फ्लोटिंग रेट पर स्विच कर सकती हूँ, और अगर मैंने एक बार फ्लोटिंग चुन लिया तो क्या मैं फिक्स पर वाइस वर्सा कर सकती हूँ, या जो भी ऑप्शन चुनूँ या हाइब्रिड ही चुनूँ तो क्या मैं उसे कुछ समय के बाद बदल सकती हूँ? हाइब्रिड में तो खैर वही होगा कि 3 साल फिक्स्ड है, उसके बाद आपको फ्लोटिंग करना है, पर फिक्स्ड और फ्लोटिंग के बीच में मैं क्या इसको स्विच कर पाऊंगी, वाइस वर्सा कर पाऊंगी? 100% आप कर सकते हैं, 100% आप ऐसा कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कहीं पर भी। ओके, तो मुझे बैंक को जाके रिक्वेस्ट करना होगा और बैंक मुझे मना नहीं कर सकती है? बैंक आपको मना नहीं कर सकता, लेकिन हाँ उनका कई बार कुछ क्लोजेज वगैरह होते हैं, वो आपको एक बार देखना पड़ेगा अपनी जो है जो भी आपका सैंक्शन लेटर है कि उसके अंदर उन्होंने कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन चुपचाप जो है वो छोटे छोटे शब्दों में लिख देते हैं ना, वो तो नहीं लगा रखी है। तो अल्टीमेटली एक बार अपना सैंक्शन लेटर जरूर पढ़ लीजिए बैंक को अप्रोच करने से पहले। आपने जो कहा ना छोटे छोटे शब्दों में बहुत सारे शब्द लिखे होते हैं, ऐसे ही छोटे छोटे शब्दों में बहुत सारे चार्जेस भी लिखे होते हैं जिसे शायद हम समझ भी नहीं पाते हैं कई बार। तो लोन अप्रूवल के दौरान कौन कौन से वो फीस हैं जो बैंक से आपसे वसूलते हैं, और क्या ये सारी ही फीस जो है वो बेहद ज़रूरी हैं? क्या हम बैंक को नहीं बोल सकते कि आप ये फीस आप क्यों ले रहे हैं? उनसे हम बात करके उन्हें घटा सकते हैं, कम करवा सकते हैं? प्रियंका, होम लोन एक सीधा साधा सा ही वनीला प्रोडक्ट हम लोग इसको बोलते हैं, सीधा साधा सा प्रोडक्ट है। इसके अंदर प्राइमरीली 4-5 चार्जेस मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ज्यादा तो डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी। एक तो आपकी प्रोसेसिंग फी हो गई, 100% नेगोशिएबल है, आप नेगोशिएट कर सकते हैं बैंक्स के साथ में। और कई जगह पर जो बहुत अच्छे बोरोवर्स होते हैं, जिनके अच्छे प्रोफाइल हैं, अच्छे सिविल है, जिसकी अच्छी इनकम है, प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 100 रुपए की है और उसके अगेंस्ट में एक लोन अमाउंट भी काफी कम ले रहे हैं, 25-30 रुपए का लोन ले रहे हैं, तो अल्टीमेटली ऐसे कस्टमर्स को जो है बैंक जो है आगे बढ़ करके जो है ब्याज दर भी कम देता है, प्रोसेसिंग फी भी कम करता है, उसके लिए सारी चीजें नेगोशिएबल है। तो अगर आप ऐसे कस्टमर कैटेगरी में आते हैं, 775 अबव से आपका सिबिल है, आप एक बढ़िया कस्टमर है, तो 100% आपको सारी नेगोशिएट कर लेना चाहिए। कुछ एडिशनल चार्जेस हैं जिनके बारे में जो है कस्टमर कई बार नहीं सोचता, तो उसके बारे में मैं बोल देता हूँ। पहली तो है स्टैंप ड्यूटी। आपको स्टैंप ड्यूटी पता कर लीजिए। दिल्ली के चार्जेस अलग हो सकते हैं, यूपी के अलग हो सकते हैं, हरियाणा के अलग हो सकते हैं, उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा फर्क आता है स्टैंप ड्यूटी में। देन उसके बाद जो है आपके ईएमआई बाउंस चार्जेस। अब ये दोहरी तलवार है, आप जो है दो दो जगह से जो है आपको जो है नुकसान होता है। जी, जहां ईएमआई बाउंस की है, जिसने होम लोन आपको दिया है, वो तो आपको ईएमआई बाउंस चार्ज लगाएगा ही लगाएगा, प्लस जिस अकाउंट से आपकी जो है सेविंग अकाउंट से या जिस भी अकाउंट से आपकी जो है ईएमआई जानी थी, वो अकाउंट वो बैंक वाला भी जो है आपको जो है चार्ज लगाता है। तो अल्टीमेटली कभी भी अपनी ईएमआई बाउंस ना होने दें, अदरवाइज पता लगा आपको 1500-2000 रुपए तो सिर्फ और सिर्फ जो है ईएमआई बाउंस चार्जेस वन टाइम के लगा दें। और इसके अलावा कोई ना कोई होम लोन वाला तो मौके ढूंढता ही है। बैंक्स तो हमेशा जो है मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज देयर बिजनेस। तो अल्टीमेटली उनको जो है क्या करना है आपको कि उनको कोई ऐसा मौका ना दे कि आपकी कोई ईएमआई वगैरह बाउंस। देन दूसरी चीज ये है कि एनबीएफसी या बैंक से लोन लेते वक्त आप उसकी टर्म्स को स्पेसिफिकली पढ़ लीजिए कि उन्होंने कोई पेनल्टी प्रोविजन इस बात पे उन्होंने लगा रखे हैं कि आप सर्टेन पीरियड से पहले आप जो है होम लोन बंद स्विच नहीं कर सकते, किसी दूसरे बैंक में बैलेंस ट्रांसफर नहीं करा सकते, या इस टाइप की कोई उन्होंने कंडीशंस तो नहीं लगा रखे हैं। और उन कंडीशंस को हटाने के एवज में बैंक्स जो है आपसे जो है चार्जेस मांग लेते हैं। तो अल्टीमेटली आपको स्पेसिफिकली अपनी ये चीजें पढ़ लेनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप कैपेबल नहीं है, या आपके पास टाइम नहीं है, या कोई और आपको कंस्ट्रेंट है, तो आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, तो आप एक थर्ड इंडिपेंडेंट ओपिनियन ले लीजिए। ओके, एक तो प्रोसेसिंग फीस हो गई जिसे आप बार्गेन कर सकते हैं, फिर आपने बताया कि स्टैंप ड्यूटी आपको देना पड़ सकता है और वो अलग अलग शहरों का अलग हो सकता है, इसमें तो कोई बार्गेन नहीं हो पाएगा क्योंकि जो स्टैंप ड्यूटी होगा वो देना ही होगा। इसके जी इसमें हो पाएगा क्या बार्गेन हमें? जी आप नहीं, इसमें बार्गेन नहीं होता, लेकिन साथ में जो है बैंक जो है आपसे लीगल टेक्निकल के चार्जेस भी लेता है, तो कई जगह पे वो वेव ऑफ हो जाते हैं। तो
तो आप जो है उसकी भी ट्राई कर सकते हैं कि हम कोई वैल्यूएशन के चार्जेस नहीं लेंगे। अगर आप रीसेल में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो वैल्यूएशन के कोई चार्जेस नहीं लेंगे, कई बार वो भी आपके वेव ऑफ हो जाते हैं। इस टाइप की जो है सिचुएशंस हैं। और बैंक्स तो टाइम टू टाइम प्रोसेसिंग फी वगैरह को जीरो करने का भी ऑफर देते रहते हैं, बिल्कुल जैसे खासतौर पर क्वार्टर एंड वगैरह पे, तो उनका फायदा उठाना चाहिए आपको। बिल्कुल। और ईएमआई बाउंस जैसे चार्जेस तो नहीं लग रहा है, पेनल्टी किस तरह की वसूल रहे हैं? तो बेसिकली आप जब भी बात कर रहे हैं ना लोन की, तो उस मैनेजर को जो आप एग्जीक्यूटिव को बोलिए, आप प्लीज उस पेपर में मुझे दिखाइए कहाँ कौन सी पेनल्टी की बात है, उसे पढ़िए समझिए, और तब आप क्लैरिटी से जो है आप समझ पाएंगे कौन से चार्जेस आपसे लिए जा रहे हैं, कौन से आपको शायद देने पड़ेंगे किसी सुविधा को हटाने के लिए। जी अमित जी। हमेशा शेड्यूल ऑफ चार्ज की डिमांड करें और उसको एक बार पढ़ लें। ओके, एज सिंपल किसकी डिमांड करें? मैं मिस कर गई। शेड्यूल ऑफ चार्जेस। शेड्यूल ऑफ चार्जेस, ओके राइट। तो शेड्यूल ऑफ चार्जेस बेहद अहम डॉक्यूमेंट हो जाता है। वो सारे लोन अप्रूवल के पेपर्स में इस पेपर पर आपको खास तौर पर निगाह डालनी चाहिए। अमित जी की सलाह है। अमित जी, अब मैं एक दुखती रग छूना चाहती हूँ। मेरे पास भी होम लोन है, लेकिन मेरा ही बैंक जो है, जब हम देख रहे हैं कि ब्याज इस तरह से बढ़ रहे हैं, तो मुझे तो हर बार लोन के रीसेट का लेटर भेजता है, लेकिन जो अपने नए ग्राहक हैं उनको सस्ता लोन दे रहा है। अब ये दोहरा व्यवहार जो है, ये आप बताइए, जो नए ग्राहक आ रहे हैं उनको रेड कार्पेट ट्रीटमेंट, और जो पुराने हैं लॉयल कस्टमर बने रहे हैं उनके लिए ब्याज में रीसेट पर रीसेट लेटर की आपकी ईएमआई की टेन्योर बढ़ गई है। ये क्यों होता है? ये आपको वाजिब लगता है? मुझे तो नहीं वाजिब लगता है। प्रियंका जी, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो एग्जिस्टिंग कस्टमर की तो हालत यही है अल्टीमेटली। वो बेचारा जो है इंटरेस्ट भर भर करके मर जाता है, और जो है नए वाले के आगे बैंक हाथ जोड़ करके खड़ा होता है, और ये अपना लोन कम, ये कहता है कि मेरा लोन का इंटरेस्ट रेट कम कर दो, उसके एवज में भी चार्ज मांग लेता है बैंक उससे कि भैया पहले आप जो है 2,000, 5,000, 10,000 रुपए का जो है मुझे आप जो है पैसा दो, तब मैं आपका जो है इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम कर दूंगा, अदरवाइज उसमें भी दिक्कत है। अब देखिए है क्या कि बैंक ने पैसा कमा लिया, इंटरेस्ट कमा लिया। सपोज कि लगभग 4-4.5 साल में जो है 5 साल के अंदर अंदर बैंक 50% जो है, जो भी उसका टेन्योर है, उतना ब्याज जो है कस्टमर से ले लेता है। तो उसके बाद में अगर जो है कस्टमर चला भी जाता है तो वो कहता है कि जाओ भाई, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास तो नया आ ही रहा है ना, हम नए वाले को जो है देंगे, फिर नए वाले से जो है इंटरेस्ट कमाएंगे। तो बैंक्स ने एक वीसीएस सर्कल बना लिया है, और कस्टमर्स जो हैं वो बेचारे थोड़े थोड़े से लालच में, थोड़ी थोड़ी सी ईएमआई कम हो जाए, थोड़ा सा ये कम हो जाए, उस चक्कर में बेचारे जो है इन चक्करों में फंसे रहते हैं। ये लोन लेना जो है एक बड़ा ही आसान प्रक्रिया बना दी गई है, लेकिन लोन से बाहर कैसे आना है ये एक दुष्कर कार्य है। आपको प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी, आपको प्रॉपर तरीका जो है अपनाना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग कस्टमर को तो 100% बड़ा ही सोच समझ करके जो है बैंक के साथ में कंटिन्यू करना चाहिए। अदरवाइज बैंक ने तो एसएमएस भेज दिया, जैसे आपने कहा कि लेटर भेज देते हैं, एसएमएस भेज दिया, हाँ जी आपकी ईएमआई बढ़ गई है, ये आपका टेन्योर बढ़ा दिया है। अब इस तरीके से जो है ट्रीटमेंट जो मिल रहा है वो बिल्कुल गलत है, कायदे से एट पार होना चाहिए। एग्जिस्टिंग कस्टमर को भी मौका मिलना चाहिए नए कस्टमर के बराबर आने का। अल्टीमेटली ईएमआई तो वो टाइम से पे कर रहा है ना। एब्सोल्युटली। तो बात वहीं चली जाती है जहां से शुरू हुई थी कि घर की मुर्गी दाल बराबर। पुराने जो ग्राहक है उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते, क्योंकि ब्याज हम इतना सारा चुका चुके हैं। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उनके लिए अब जो है इस लोन को चुकाने का एक प्लान होना चाहिए। और हम देख रहे हैं पिछले 6 महीने से बार बार ब्याज दरों में जो बढ़ोतरी आ रही है, ऐसे में लोन को आप क्या कहते हैं, इसको चुकाने के लिए तय समय पर किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए? देखिए 2-3 काम है जो मैं हमेशा अपने कस्टमर्स को जो है सजेस्ट करता हूँ। सबसे पहले तो वो जब भी उनकी इनकम बढ़ रही है, यानी कि जब उन्होंने लोन लिया, सपोज कीजिए उनकी 50,000 रुपए की सैलरी है, 25,000 की या 30,000 की, जो भी उनका सैलरी इनकम है, वो अगले 2-3 साल के अंदर जब बढ़ करके 50,000 हो जाए, 70,000 हो जाए, 1 लाख रुपीज हो जाए, तो आप उसमें प्रोविजन करना शुरू कीजिए। जब भी आपकी सैलरी बढ़ती है या आपको ईयरली बोनस मिलता है कि मुझे इसमें से इतने अमाउंट की पेमेंट अपने होम लोन के लिए करनी है, प्रिंसिपल में मैं पेमेंट कर दूंगा, और ये आते ही कर देंगे। ऐसा नहीं हो अदरवाइज वो कुछ ना कुछ और खर्चे निकल आते हैं, वो पैसा खर्च हो जाता है, और फिर आप वहीं पे ढाक के 3 पात वाली सिचुएशन बनी रहती है। दूसरी चीज, आपको जो है कई बार जो है कहीं ना कहीं से जो है कुछ प्रॉफिट्स वगैरह आ जाते हैं,
कोई जो है अपने जो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वगैरह की इनकम आ जाती है, तो कोशिश कीजिए कि उसको पैसे को भी आप जो है अपने लोन को, अपने कर्ज को उतारने में लगाएं, ना कि जो है अय्याशी वाली चीजों में लगाएं कि भाई बड़ी सी गाड़ी खरीद लो, या फिर जो है आप और बड़ा घर खरीदने की प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं कि भैया लोन ले लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके जो है प्रॉपर प्लानिंग के साथ में आप जो है चलें, पहले एक एक करके जो है अपने स्टेप वाइज चीजें चलें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने ऊपर कर्ज इतना बढ़ा लें कि वो मैनेज करना भी मुश्किल हो जाए एक टाइम के बाद। तो आप, और तीसरी चीज मैं जो है हमेशा जो बोलता हूँ अपने कस्टमर्स को, कि आप जो है साइड बाय साइड कोई एसआईपी वगैरह म्यूचुअल फंड में स्टार्ट करके रखिए, अपनी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके रखिए। जब वो एक साइजेबल पोर्शन हो जाए, क्योंकि वहां पे भी आपको रिटर्न आ रही है, यहाँ पे आप पैसा दे रहे हो, एक साल 2 साल बाद उसको पैसे को निकाल के 3 साल बाद एक लमसम पैसा जो है आप जो है अपने जो है लोन को प्रीपे करने में यूज कर सकते हैं। ओके तो थोड़ा थोड़ा करके उसको चुकाने का प्लान बनाइए। अगर 30 साल का लोन है तो ये नहीं कि आपको 30 साल तक चुकाना है, आप उसको कैसे भी प्लान बनाइए। आप बताया अभी अमित जी ने, आप एक म्यूचुअल फंड कर लीजिए, कभी बोनस मिला है, कुछ कैपिटल गेन हो गया है किसी प्रॉपर्टी से, उन सब को आप इस्तेमाल कीजिए इस लोन को अदा करने में और जल्दी से जल्दी निपटाइए। अमित जी कुछ सवाल होम लोन से जुड़े हुए भी हमारे दर्शकों के हैं, वो आपके सामने रखते हैं। प्रवीण जोशी जी का सवाल लेती हूँ, नैनीताल से हैं प्रवीण जी। बता रहे हमें कि मेरा एक निजी बैंक से 30 लाख रुपए का होम लोन मंजूर हो गया है, लेकिन बैंक मैनेजर अब एक लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के लिए कह रहा है, जबकि मेरे पास पहले से 1 करोड़ रुपए का टर्म प्लान है। क्या लोन के साथ ये बीमा खरीदना जरूरी है? प्रियंका, क्रॉस सेलिंग बहुत विवादास्पद विषय है। और जब भी कोई होम लोन, इनफैक्ट लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या वर्किंग कैपिटल, कुछ भी लोन जिसके साथ में जुड़ गया, बैंक जो है क्रॉस सेलिंग का ऐसा दबाव बनाते हैं कस्टमर के ऊपर कि कस्टमर को मतलब ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि अगर आपने ये ना लिया तो जो है आपका होम लोन नहीं होगा। देखिए, मैं जोशी जी को यही कहूंगा कि ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप बीमा लें। हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए का बीमा जो है, एग्जिस्टिंग बीमा एडिक्वेट है, तो आपको बिल्कुल 100% लेने की जरूरत नहीं है। और दबाव में बिल्कुल नहीं आए, बहुत सारे बैंक हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी किसी भी किस्म का ऐसा काम ना करें जिसमें आपको जो है मतलब एक्स्ट्रा बर्डन देने की जरूरत पड़े। होम लोन तो अपने आप में एक बड़ा बर्डन, तभी लें जब आपको जरूरत हो। और ये जो क्रॉस सेलिंग है ना बैंकों की, इस पर भी अब सेबी की भी नज़र है कि किस तरह से बैंक अपने ही सिस्टर कंपनीज के इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड बेचते हैं, तो उनके दबाव में नहीं आइएगा प्रवीण जी। बिल्कुल अमित जी ने आपको सही सलाह दी, आप दूसरे बैंक के पास जाइए। जी अमित, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? प्रियंका जी, आप अपने दर्शकों को बताइए कि जो है हजारों करोड़ का जो है कमीशन जो है मिलता है इन सिस्टर कंपनीज से। एब्सोल्युटली, वही मैं कह रही हूँ कि इसीलिए अब सेबी की भी नजर है इन पर, इसलिए आप इनके दबाव में कतई ना आए। जल्दी मुझे लगता है इरडा भी कहेगी कि यही बैंक जो है अपनी कंपनियों के बीमा भी बेच रहे हैं, तो इसलिए इसके दबाव में नहीं आए। राहुल सचदेव जी को मदद करते हैं, इनका सवाल हमारे पास मेरठ से आया है। बोल रहे हैं कि मैंने होम लोन लेकर नोएडा की एक सोसाइटी में फ्लैट खरीदा है, इस फ्लैट का बीमा मैंने नहीं करवाया है। घर का बीमा कराना कितना जरूरी है और इसमें क्या क्या शामिल कराना चाहिए? तो ये होम प्रोटेक्शन प्लान की बात कर रहे हैं राहुल, आप क्या सलाह देते हैं इनको? देखिए, होम प्लान लेना बड़ा जरूरी है। अभी आपने आप नोएडा में अभी आपने न्यूज में देखा होगा, कई जगह आग जगने की घटनाएं हुई, पूरे पूरे घर जल गए। आई थिंक 3-4 फ्लैट्स जस्ट आई मीन दे वर डिस्ट्रॉयड। तो अल्टीमेटली जो है होम इंश्योरेंस हो तो आप उसमें अपनी जो भी आपके वैल्यूएबल्स हैं, आपके टीवी हैं, क्योंकि आजकल टीवी भी 1-1.5 लाख रुपए से नीचे का ठीक सा, अगर आप बड़ा एक होम थिएटर सिस्टम कुछ ऐसा ले रहे हैं, तो इस टाइप की जो जितनी चीजें हैं आप उनको सभी को जो है उसमें होम इंश्योरेंस के, होम प्रोटेक्शन के अंदर में जो है कवर करा सकते हैं। और घर का बीमा कराना एक समझदारी का काम है, आपको कराना चाहिए। ओके, तो चलिए आपको बिल्कुल, हाँ प्लीज ऐड कीजिए। देखभाल करके कराएं, और देखभाल कर कराएं और उस कंपनी से कराएं जिसका क्लेम रेशियो देने का अच्छा हो। ओके, ऐसा ना हो कि 100 रुपए का क्लेम आया उसमें 10 रुपए देती हो, ऐसी कंपनी से ना कराएं। ऐसी कंपनी से कराएं 100 रुपए का क्लेम आया तो वो जो है 100 ना दे तो कम से कम 80 रुपए तो आपको दे दे। राइट, तो आप कंपनी के क्लेम सेटलमेंट रेशियो को जरूर देखिएगा और घर में रखे सामान की भी आप इससे सुरक्षा कर पाएंगे किसी भी अनहोनी की स्थिति में। थैंक यू सो मच अमित जी, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए, शुक्रिया आपका। थैंक यू प्रियंका जी।